चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बाद पश्चिमी यूपी की 8 सीटों के लिए जारी सियासी लड़ाई थम गई और अब यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली से नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया, लेकिन इस ब्यौरे में उन्होंने एक ऐसे लेन देन का जिक्र किया है जिसके चलते वो बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 5 लाख के कर्ज लेने का जिक्र किया है। आमतौर पर कोई मां अपने बेटे से शायद ही कभी कर्ज लेती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ बाप के पास जो कुछ भी होता है वो बच्चों के लिए ही होता है। ऐसे में सोनिया गांधी का अपने ही बेटे से कर्ज लेना शायद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को नहीं भाया। उन्होंने ट्वीट कर सोनिया गांधी पर जबरदस्त तंज किया और लिखा, रायबरेली से नामांकन भरते समय एक मां ने अपनी घोषित संपत्ति में बेटे से 5 लाख का लोन लेने का उल्लेख किया है। सर्वविदित है कि बेटे का अस्तित्व माँ बाप से होता है, लेकिन जो बेटा अपनी विधवा माँ की सेवा करने की बजाय उनसे पैसे के लेन देन का हिसाब रखे, ऐसा बेटा दुनिया में दूसरा नहीं होगा। विजयवर्गीय की ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये सब दिखावा मात्र है। सोनिया गांधी खुद 54,000 करोड़ रुपए की मालकिन हैं, परंतु इन 5 साल में इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें 2014 के हलफनामे में सोनिया गांधी ने 9 करोड़ 28 लाख की संपत्ति घोषित की थी। 2019 के आम चुनाव तक सोनिया की संपत्ति बढ़कर 11 करोड़ 82 लाख रुपए हो गई है। उनके पास नई दिल्ली के डेरा मंडी गांव में कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 7 करोड़ 29 लाख 61,729 रुपए है, जबकि इटली में 7 करोड़ 52 लाख 81,903 रुपए कीमत की विरासत में मिली संपत्ति में भी हिस्सा है। रायबरेली से 4 बार सांसद रही सोनिया ने 5वीं बार यहां से नामांकन किया है। इस सीट पर 6 मई को 5वें चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। भाइयों और बहनों, हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आतंक के अड्डों पर पता लगा देंगे, पाकिस्तान से पैसा लेने वाले को जेल में डालेंगे। वहीं कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों से आतंकवाद खत्म करने पर बात की जाएगी। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान का सुर अलापते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? भाइयों और बहनों, दरअसल ये लोग खुद डरे हुए हैं, अविश्वास से घिरे हुए हैं और इसलिए देश को डरा रहे हैं। महामिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि अगर इस बार फिर से मोदी आ गया तो देश में चुनाव ही खत्म हो जाएगा। मिलावटी नेता ये डर भी फैला रहे हैं कि अगर मोदी फिर से सत्ता में आ गया तो संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी। मिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, जबकि आपका ये चौकीदार बाबा साहब आंबेडकर की आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। गरीब की संतान को 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, वो बिना किसी का नुकसान किए,
बिना किसी को छल किए, बिना किसी का हत्या करके किया नहीं गया है। हमने ईमानदारी से समाज में सद्भावना बनी रहे, कोई तनाव पैदा न हो, और हमने रास्ता खोज लिया है। साथियों, इनका डर, इनकी हार, ये इनकी हताशा का सबूत है। इनका डर, इनकी छटपटाहट अस्तित्व बचाने के लिए है। उन्हें डर तो किसी और बात पर का है, लेकिन बताते कुछ और है। साथियों, मोदी जब फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। इनके वंशवादी राजनीति के दिन लद जाएंगे। रक्षा सौदों की इनकी दलाली बंद हो जाएगी। गरीबों के नाम इनकी ठगी बंद हो जाएगी। जाति धर्म की इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। इन जमानती नेताओं की सीना जोरी भी बंद हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग ही टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगी। भाइयों और बहनों, शांति की बात भी वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। आप याद करिए, 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था। आतंकवादी भी पाकिस्तान भेजता था, और फिर हमलों के बाद धमकियां भी पाकिस्तान देता था। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझकर ही रह जाती थी। क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए? क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए? क्या डर डर कर जीना ही ये हमारी नीति होनी चाहिए? क्या देश के वीर सपूतों के हाथ बांध के रखना चाहिए? हमने घर में घुसकर मारा। सही किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, पुलवामा में यहां का भी मेरा एक वीर बेटा शहीद हुआ था। इसको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपका ये चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए। वहां के हुक्मरान हो या फिर आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई आज पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी। और दूसरी तरफ ये महामिलावटी जो कह रहे हैं
कि हमारे जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसको भी हम हटा देंगे। आप सहमत है इससे? क्या हमारे जवानों को निहत्था कर देना चाहिए? क्या हमारे जवानों को असहाय कर देना चाहिए? इन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि वो वीर जवानों के साथ है या आतंक फैलाने वालों के साथ है।